एपिसोड की शुरुआत में मॉम नियान से पूछती है कि क्या कल ही कोर्ट में ट्रायल है। तो नियान हाँ कहता है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारा ब्रदर इन लॉ भी जाएगा। नियान बताता है कि हम सब जाएंगे। मॉम फिर अपनी रूम में जाकर सिबाई के बचपन की अवार्ड सर्टिफिकेट्स और उसकी फोटोज देख रही थी। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मॉम की डिलीवरी हो रही थी। नर्स जैसे ही बाहर आकर फैमिली वालों को बताती है कि लड़की हुई है तो ग्रैंडमा अपसेट हो जाती है और अपने बेटे से कहने लग जाती है कि तुम्हें एक और चाइल्ड करना होगा क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए था। डैड फिर मॉम से जाकर कहते हैं कि मेरी मॉम ने कहा है कि वो इस गर्ल चाइल्ड को अपने साथ ले जाएंगे और तुम्हें भी अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी इतनी हाई सैलरी नहीं है। हमें दूसरे बेबी की प्लानिंग करनी चाहिए। मॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो सिपाही को उन्हें दे देती है, जिसके बाद मॉम अपनी ब्रेकफास्ट सेलिंग स्टॉल ले जा रही होती है और डैड उनकी हेल्प करते हैं। डैड उनसे कह रहे थे कि अगर सिपाही मेरी मॉम के साथ रहती तो आज मेरी जॉब नहीं जाती और मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। तुमने ही सिपाही को यहाँ पर आने के लिए मजबूर करा था। मॉम बोलती है कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद मॉम घर पर खाना बना रही थी। तभी सिपाही आकर बोलती है कि वो फिर से स्कूल में फर्स्ट आई है, लेकिन मॉम उसकी बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। सिपाही फिर न्यान से बोलती है कि क्या तुम इस बार भी हर बार की तरह लास्ट आए हो। न्यान मॉम से बोलता है कि सिपाही मुझे फिर से बुली कर रही है। तो मॉम सिपाही को घर का काम करने के लिए बोलती है। सिपाही कहती है कि मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है, लेकिन मॉम उसकी बात नहीं सुनती और उसे घर का काम करना पड़ता है। आगे सिपाही अपनी मॉम से बहस कर रही थी कि उसे पढ़ाई नहीं छोड़नी। मॉम बोलती है कि क्या तुम्हें हमारी फैमिली की सिचुएशन पता नहीं है। सिपाही मॉम के सामने बहुत रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती। एक टाइम पर मॉम की सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है क्योंकि ना तो डैड और ना ही बच्चे उनसे बात करते हैं। प्रेजेंट में सिपाही और शिन्नान कोर्ट के लिए जा रहे थे। सिपाही की मॉम डैड और नियान घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर नियान कहता है कि पेरेंट्स को चिंता हो रही थी इसलिए वो मेरे साथ आए हैं और मॉम ने कहा है कि हमारी फैमिली को साथ में जाना चाहिए। फिर सभी कोर्ट के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले ही ढेर सारे मीडिया वाले होते हैं और उनकी फोटोज लेने लग जाते हैं। उसी भीड़ में शुई कीचड़ लेकर आती है और सिपाही पर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन शिन्नान बीच में आ जाता है और सारा कीचड़ उस पर गिर जाता है। शुई सभी के सामने सिपाही की इंसल्ट करने लग जाती है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है तो शूही वहां पर अपने फोन में एक ऑडियो क्लिप स्टार्ट कर देती है और सभी से बोलती है कि क्या ये साउंड रेप की लग रही है। सिपाही तो वो साउंड सुनकर शॉक हो जाती है और शिन्नान उसे वहां से लेकर चला जाता है। अब पुलिस स्टेशन में शिन्नान सिपाही को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। नियान सिपाही से उस ऑडियो के बारे में पूछता है तो वो बोलती है कि मैंने उसे सीड्यूस नहीं करा था। नियान बोलता है कि मैं जानता हूँ। सिपाही तो अब काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मॉम आकर उसे थप्पड़ मार देती है। तभी शिन्नान मॉम से बोलता है कि ये आप क्या कर रही हैं। मॉम उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हमें कितना सफर करना पड़ रहा है, लोग हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। मॉम बोलती है कि तुमने ये रास्ता चूज करा था और कैसे भी करके तुम्हें इसे खत्म करना होगा। जो सब सुनकर वो रो रही थी। शिन्नान उसे बोलता है कि ये न्यूज ऑलरेडी आउट हो चुकी है, अगर अब हम पीछे हटे तो हम अपना नाम कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तुमने कुछ भी गलत नहीं करा है, वो एक गिल्टी है और उसे सजा मिलनी चाहिए और तुमसे माफी मांगनी चाहिए, तभी हमें जस्टिस मिलेगा। शिन्नान समझाता है कि कोई सा भी फोटो वीडियो और एडिट सच को नहीं छुपा सकता। इसके बाद पुलिस सिपाही को बुलाने के लिए आती है। वो बोलती है कि हमें तुमसे अकेले में बात करनी है। यान बोलता है कि मैं इसका लॉयर हूँ, मैं अभी साथ चलूंगा। पुलिस फिर सिपाही को बताती है कि तुम्हारी हियरिंग पोस्टपोन हो चुकी है क्योंकि सामने वाले ने हमें न्यू प्रूफ दिया है और हमें उसे वेरीफाई करना होगा। न्यू हियरिंग की डेट हम जल्दी तुम्हें बता देंगे। न्यान सिपाही से बोलता है कि चिंता मत करो, ये एक नॉर्मल प्रोसेस का ही पार्ट है। न्यान अब बाहर आकर सभी को बताता है कि हियरिंग पोस्टपोन हो चुकी है। डैड बोलते हैं कि फिर सिपाही को घर चलकर रेस्ट करना चाहिए और मॉम भी अब उसे कंफर्ट करने के लिए हक कर लेती है। घर पर मॉम डैड बहुत ही ज्यादा टेंस थे। न्यान बोलता है कि मैंने पहले भी ऐसा केस हैंडल करा है और इस तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग को एडिट करा जाता है। कोर्ट इस तरीके के मामलों में फॉरेंसिक वेरिफिकेशन करवाता है। अभी तो कोर्ट की सुनवाई भी स्टार्ट नहीं हुई है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। डैड कहते हैं कि हमारा बेटा सही कह रहा है। घर आने के बाद शिन्नान सिपाही की बहुत केयर करता है। सिपाही उससे पूछती है कि वो ऑडियो सुनने के बाद तुम्हें कैसा फील हुआ। तो शिन्नान कहता है कि मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा और मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। सिपाही पूछती है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, क्या भी मुझसे प्यार करते हो। तो शिन्नान उसे किस कर देता है और आई लव यू कहता है। ये सुनकर वो रोने लग जाती है और उसे हक करती है। रात में अब ये दोनों ही बात कर रहे थे। सिपाही उससे बोलती है कि पहले मैं डर गई थी, मेरा माइंड एक जगह पर नहीं था।
वो पूछती है कि अगर मैं पुलिस को नहीं बुलाती और पैसे ले लेती तो क्या ये सही होता। शिन्नान बोलता है कि अगर तुम पुलिस को नहीं बुलाती तो वो लोग पैसे की बात तक नहीं करते। शिन्नान फिर उसे बताता है कि मेरे डैड पहले बहुत डरपोक हुआ करते थे। जब मुझे और मेरे भाई को बुली करा गया तो वो अपना काम छोड़कर आ गए थे। डैड उस लड़के की फैमिली वालों से मिलने के लिए जाते हैं जिसने हमें बुली करा था, लेकिन वो सामने वाला अपने ही बच्चों की साइड लेता है। शिन्नान के डैड को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। शिन्नान सिपाही से बोलता है कि ये मेमोरी कभी मेरे माइंड से नहीं जाती। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो उसी हेल्पलेस बच्चे की तरह फील करता हूँ। ये बताकर वो रोने लग जाता है तो शिवाय उसके आंसू पहुँचती है। शिन्नान सिपाही से बोलता है कि इसीलिए पुलिस को बुलाकर गलत होने से रोका जा सकता है, और अगर तुम पुलिस में रिपोर्ट नहीं करती तो तुम्हारी फैमिली का पीस खोता रहता। तुम्हें जीतना ही होगा, नहीं तो तुम्हारा एंड भी मेरी तरह होगा। अगले सीन में शू हुई मैंग के साथ घर पर आती है। मैंग जाओ और शूई से बोलते हैं कि मुझे आपके साथ कुछ बात डिस्कस करनी है। वो कहता है कि हमने अभी हियरिंग पोस्टपोन करी है, लेकिन हमारे दिए हुए सबूत अभी भी फॉरेंसिक रिव्यू के अंडर है, और मुझे लगता है कि हमें इस केस के लिए शायद दूसरी मीटिंग पर भी काम करने का सोचना चाहिए। शूई पूछती है कि आपका क्या मतलब है, तो मैंग बोलता है मुझे लगता है कि मीडिया वाले इस स्टोरी को जाने नहीं देंगे, और अगर हम कोर्ट केस जीत भी जाते हैं तो भी रिजल्ट में दोनों साइड वालों को ही हर्ट होगा। जाओ मैंग से कहता है कि अब चाहे जो कुछ भी हम उस नुकसान की भरपाई कर देंगे। शूई बोलती है कि अभी भी केस में एक इम्पॉर्टेंट गवाह है और वो है जाओशू। आगे जाओशू अपने क्लाइंट मिस लियो के साथ डील फाइनल करने के लिए उसे मिलने जाती है, लेकिन मिस लियो पहले से ही वे के साथ बैठी हुई थी और उसने उसके साथ डील फाइनल कर ली होती है। लियो ये बात जाओशू को बताती है। लियो अब उसे सॉरी कहकर वहां से चली जाती है, तो जाओशू वे से बोलती है कि लियो मेरी क्लाइंट थी और आपने मेरी डील चुरा ली। वे बोलती है कि मुझे ये काम मैनेजर ने करने के लिए कहा था, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो उन्हीं से जाकर बात करो, मेरे साथ बहस मत करो, मुझे दूसरे क्लाइंट से मिलने जाना है। वे जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि जब तक आप मुझे एक्सप्लेन नहीं कर देती मैं आपको नहीं जाने दूंगी। वे फिर जाओशू से कहती है कि सभी क्लाइंट्स तुम्हारे बारे में जानते हैं कि तुमने क्या करा है। जाओशू बोलती है कि मैंने क्या करा है, आप ही ने मेरी क्लाइंट को चुराया है। वो उसके हाथ से पेपर्स ले लेती है और कहती है कि अगर आप मेरी डील मुझे नहीं देती तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। वेक बोलती है कि क्या तुम नाटक कर रही हो या फिर सच में ऑनलाइन नहीं आती हो। तुमने अपनी ड्रंक सिस्टर इन लॉ को कार में ही छोड़ दिया था। तुम कितनी बड़ी इररिस्पॉन्सिबल हो, और तुम्हारे साथ डील करने के बाद कौन भला तुम पर ट्रस्ट करेगा। जाओशू अब घर आने के बाद अपना फोन चेक करती है। लोगों ने उसके बारे में कमेंट्स करे होते हैं कि वही उस रेपिस्ट के साथ मिली हुई है, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर इन लॉ को कार में ही छोड़ दिया था। इधर घर पर सेवई और शिन्नान मिलकर लैम्प बना रहे थे। शिन्नान उससे बोलता है कि कोर्ट की हियरिंग खत्म होने के बाद हम पूरा वर्ल्ड देखेंगे। अगले दिन अब सेवई की केस की हियरिंग होती है। सभी मीडिया वाले फिर से रिपोर्ट लेने के लिए कोर्ट के बाहर आ जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें वहां से जाने के लिए बोल देती है। मैंगनियान से बोलता है कि इस हियरिंग के बाद मैं तुम्हारी फैमिली को खाने के लिए इन्वाइट करूंगा, इसे मेरी माफी समझना। नियान बोलता है कि शायद मैं ही आपको माफी मांगने के लिए इनवाइट करूं। सेवई अपनी फैमिली के साथ कोर्ट में एंट्री लेती है। नियान उससे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। तभी शिन्नान सेबई से बोलता है कि हम जरूर जीतेंगे। इसके बाद नियान सेबई और जाओशू को अपने साथ अंदर ले जाता है। सिपाही पुलिस से पूछती है कि क्या हम जीतेंगे, तो पुलिस कहती है कि चिंता मत करो, लॉ के अकॉर्डिंग क्रिमिनल को ही सजा मिलेगी। अब पुलिस जाओशू को वेटिंग रूम में लेकर जाती है, तो सिपाही उसे रोककर थैंक यू कहती है और बोलती है कि आज के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। जाओशू भी बोलती है कि आज के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। अब दोनों को ही अलग अलग वेटिंग रूम में बैठा दिया जाता है और दरवाजा क्लोज हो जाता है। जिसके बाद नियान सिपाही के पास आता है। वो उससे कहती है कि कोर्ट की हियरिंग सिर्फ मेरी लाइफ को ही नहीं बल्कि शिन्नान की लाइफ को भी अफेक्ट करती है। वो कहती है कि शिन्नान अपनी पूरी लाइफ अलोन युद्ध में फंसा हुआ था, इस दुनिया के रूल्स पर सवाल उठाता और बता सकता है, और जब हम ये केस जीतेंगे तभी उसे वो आंसर मिलेगा जिसे उसकी तलाश थी। नियान कहता है कि चिंता मत करो। फिर कोर्ट में हियरिंग शुरू हो जाती है। पुलिस फान को वहां पर लेकर आती है। शिन्नान और सिपाही के मॉम डैड कोर्ट के बाहर बैठे हुए थे। शिन्नान मॉम डैड से बोलता है कि मैं जैंग के साथ बाहर जा रहा हूँ, आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल कर देना। वो बाहर आकर स्मोकिंग करने लग जाता है, तो जैंग बोलते हैं यहाँ पर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, और पूछता है कि क्या तुम नर्वस हो। शिन्नान पूछता है कि क्या हमारा केस ठीक है, तो जैंग बताता है
कि जब हम कोई केस सामने वाले को भेजते हैं, अगर वो मुकदमा ना चलाने का फैसला करता है तो केस बंद हो जाता है। लेकिन वो अगर इस पर रिव्यू करते हैं और मानते हैं कि क्रिमिनल गलत है, तो वो उसे कोर्ट भेज देते हैं। और अगर कोर्ट निर्दोष साबित कर देती है, तो हम और सामने वाला कुछ भी नहीं कर सकते। शिनान पूछता है कि तो क्या हम केस जीत जाएंगे? जैंग बोलता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम डिसअपॉइंट ना हो। शिनान बोलता है कि लेकिन कभी कभी कुछ चीजें और मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा मुश्किल होती है, और सिपाही ने काफी ज्यादा सफर करा है। फान अब कोर्ट में बोलता है कि 9 अप्रैल को जैंग ने मुझे कॉल करके कहा था कि वो हमारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए रेडी है। इसीलिए मैंने अपने एम्प्लॉयज को भी डिनर ज्वाइन करने के लिए कहा था। पर डिनर के दौरान जैंग को ऐसा लगा कि सिपाही उसे इग्नोर कर रही है। मैंने जैंग से कहा भी था कि वो ड्रिंक नहीं करती और हैंडल नहीं कर पाएगी, लेकिन जैन माना नहीं। इसके बाद सिपाही ने ड्रिंक करते हुए मुझसे कहा था कि मैं उसे घर ड्रॉप कर दूं, और मैं एग्री भी हो गया था। वो बताता है कि जाओशू को ड्रॉप करने के बाद सिपाही ने मुझसे कहा कि वो अपने घर पर नहीं बल्कि कैनोला फील्ड जाना चाहती है। मैंने उससे पूछा था कि वो वहाँ पर क्यों जाना चाहती है, तो सिपाही ने मुझे बताया कि उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स लेना चाहता है और वो अपसेट है। इसलिए मैंने भी उसे वहाँ पर छोड़ दिया। पर तभी अचानक सिपाही ने मुझे हक कर लिया और बोला कि वो मुझे पसंद करती है। मुझे अपने बैग से उसने कॉन्ट्रासेप्टिव भी निकाल कर दिया। इसकी वजह से मैं अपना कंट्रोल खो बैठा और हमारे बीच सब कुछ हो गया। पुलिस फान से पूछती है कि लॉयर ने न्यू एविडेंस दिया है और वो फोटो और रिकॉर्डिंग कब की थी। फान बताता है कि वो वीडियोस और रिकॉर्डिंग उसी वक्त की गई थी। मैंने अपने फ़ोन में वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी और सिपाही ने कुछ भी नहीं कहा था। पुलिस पूछती है कि तुमने वो रिकॉर्डिंग क्यों की, तो फान बोलते हैं कि शायद उस वक्त हम दोनों ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन जब मैं काम डाउन हुआ तो मैं डर गया, क्योंकि हम दोनों की फैमिलीज हैं। और मैंने सिपाही से कहा कि ऐसा अब कभी नहीं होगा, लेकिन वो मानी नहीं और मुझसे पैसे मांगने लगी। उसने कहा कि अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो वो लोगों को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता देगी। फान कहता है कि मुझे लगा था सिपाही मेरे साथ स्कैम कर रही है, इसीलिए मैं उसे वहीं पर अकेला छोड़कर चला गया। और अगले दिन सिपाही ने मुझे कहा कि वो पुलिस को कॉल कर रही है। फान कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा है, इसीलिए मैंने भी उसकी डिमांड नहीं मानी। पुलिस पूछती है कि फिर तुमने एविडेंस पहले क्यों नहीं दिए थे, तो फान कहता है कि ऐसी चीजें कोई पब्लिकली कैसे बता सकते हैं। पुलिस बोलती है कि तुमने कहा था कि सिपाही तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है, तो तुमने इस बात का सबूत क्यों नहीं रखा। तो फान कहता है कि मैं अभी एक मैन हूँ, मुझ पर सारा ब्लेम आ जाता, लेकिन मैंने कभी उस पर मुकदमा करने का नहीं सोचा। इधर शिन्नान सेंग से बोलता है कि जब मुझे पहली बार पता चला था कि सिपाही विक्टिम है तो मैं उससे नाराज था। मुझे लगा था कि वो बहुत ही वीक है, उसे बुली किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो शांत थी। सिपाही पुलिस को रिपोर्ट कराने के लिए भी डर गई थी। और जब मैंने उसकी आवाज़ उस वीडियो में सुनी, तब मुझे पता चला कि उसने कितना सफ़र करा होगा। शिन्नान कहता है कि मैं सिपाही को अच्छे से जानता हूँ, भले ही वो वीक या फिर डरपोक हो। मुझे ज़्यादा ओपन माइंडेड होना चाहिए था। मैं सिपाही को हमेशा से आगे बढ़ने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं करा। शिन्नान जैंग से बोलता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरे अंदर पुलिस को रिपोर्ट करवाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन सिपाही को सब कुछ पता था कि ये सब होगा, फिर भी उसने रिपोर्ट करवाई। सैंग पूछता है कि क्या तुम रिग्रेट फील हो रहा है, तो शिन्नान बोलता है कि अगर हम केस हार गए तो हमने जो कुछ भी इतना सफर किया है उसका क्या मतलब। इसके बाद कोर्ट में कंपनी में दूसरे एम्प्लॉयज जैंग और लिन को भी बुलाया जाता है। सभी से सिपाही के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। वही जैंग शिन्नान को बताता है कि मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें विक्टिम हार मान लेते हैं और वो केस खत्म हो जाते हैं, लेकिन सिपाही बहुत ही ब्रेव है, तुमने उसके लिए अच्छा ही करा है। अगले सीन में सिपाही को कोर्ट में बुलाया जाता है। वो सभी को अपने बारे में बताती है। वो बोलती है कि उस रात फान ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे कार से फेंक दिया था और मुझे धमकी दी कि अगर मैं काउंटिंग करते हुए आगे नहीं बढ़ी तो वो मुझे मार देगा। मैं डर गई थी, इसीलिए मैंने उसकी बात मानी और काउंटिंग करने के बाद जैसे मेरी आंखों से पट्टी हटी तो मुझे पता चला कि मैं कैनोला फील्ड्स में हूँ। मैंग मुझसे कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, फिर तुमने ड्रिंक क्यों करी। सिवाई बोलती है कि सभी लोग डिनर पे उसकी तरफ देख रहे थे, मुझे डर था कि अगर मैं ड्रिंक नहीं करूंगी तो हमारे हाथ से ये डील निकल जाएगी और सारे एफर्ट्स वेस्ट चले जाएंगे। मैं अपने बहुत से कलीग्स पर ट्रस्ट करती थी, इसलिए मुझे डेंजरस फील नहीं हुआ। मैंग पूछता है तो फिर आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई। सिवाई बोलती है कि क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि अगर मैं इस बात को रिपोर्ट नहीं करूंगी तो मुझे कम तकलीफ होगी। बैंक पूछता है कि आपके बैग में कॉन्ट्रासेप्टिव किसने रखा था, तो बताती है कि जोशिया ने। और वो बताती है कि मैंने ओफान को नहीं दिया था, मैं तो उस वक्त ब्लाइंड फोल्ड थी, मैंने किसी का भी फेस नहीं देखा। इसके बाद मैंग सभी को सिपाही का एक फोटो दिखाता है जिसमें वो ब्लाइंड फोल्ड नहीं होती। तब सिपाही कहने लग जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हूँ।
बैंक पूछता है कि क्या उस दौरान आपने अपने आप को बचाने की कोशिश करी थी? तो वो बताती है कि मैंने उस पर्सन को स्क्रैच करा था और रोते हुए हेल्प मांगी थी। उस दौरान उसने मुझे चिल्लाने के लिए फोर्स करा था और कहा था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो मुझे मार देगा। फिर मैंगो से बोलता है कि तुम्हारी बहुत ही कम सैलरी थी और तुमने लोन लिया था। तुम्हारे हस्बैंड की भी सिर्फ एक कार रिपेयरिंग शॉप है। क्या तुम्हारा कोई और इरादे थे? फिर जज सिपाही को कोर्ट रूम में जाने के लिए कह देता है। अब आगे जाओशू को कोर्ट में बुलाया जाता है। वो बताती है कि मेरे कार से उतरने के बाद मैंने सिपाही से बोला था कि घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। मैंगो से पूछता है कि क्या उस रात सिपाही बहुत ज्यादा ड्रंक थी? तभी सोशियो को एकदम से वो सारे कमेंट्स याद आने लग जाते हैं जो लोगों ने उसके बारे में करे थे कि वो इररिस्पॉन्सिबल है। वो कोर्ट में बोलती है कि सिपाही उस रात सभी को पहचान पा रही थी। उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो किसी को भी कॉल लगा सकती थी। इसलिए मुझे लगा कि वो सेफ है और मैंने उसे कार में अकेला छोड़ दिया। तो मैंग बोलता है कि मतलब तुम लास्ट बार जब सिपाही से मिली थी उस वक्त वो सोबर थी? इस पर वो हाँ कहती है। वो ये भी कहती है कि सिपाही पहले भी ड्रिंक करती थी और उस दिन ड्रिंक करने के बाद वो ऐसी चीजें बोल रही थी जो कि उसने पहले कभी नहीं कही थी। मैंग फिर उससे पूछता है कि क्या तुमने उसे कॉन्ट्रासेप्टिव दिया था? तो वो सभी के सामने झूठ कह देती है कि मैंने वो नहीं दिया था। जो देखकर यान बोलता है कि ये तुम क्या कह रही हो, सभी के सामने सच बताओ। तो जाओशू कहती है कि ड्रिंक करने के दौरान लोग वो बातें भी बता देते हैं जो कि अक्सर नहीं बताया करते। और उस दिन से भाई ड्रंक हो जाने के बाद मुझसे बहुत बातें कर रही थी। वो बताती है कि सिपाही एक ऐसी लड़की है जो कि अपने बारे में कम बताती है, लेकिन उस दिन उसने मुझे अपनी फैमिली के बारे में और बताया कि वो कितनी ज्यादा अपसेट है। सुशाओ की ये स्टेटमेंट सुनने के बाद लियान को शौक लगता है और फिर उसे कोर्ट रूम से जाने के लिए कह दिया जाता है। फिर मैंग जज को एक फोटो दिखाता है जिसमें फान की बॉडी पर स्क्रैच के निशान थे। तो पुलिस कहती है कि फान और सिपाही की फोटोज रियल सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं करते। अब दोनों लॉयर्स के बीच में बहस होती है और दोनों ही अपने अपने क्लाइंट्स को सही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। जज एक एक करके दोनों साइड के लॉयर का स्टेटमेंट सुनता है। फिर वो नियान को बोलने के लिए कहता है। उस वक्त वो काफी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि सिपाही मेरी सिस्टर है। उसने अपनी लाइफ बहुत ही केयरफुली जी है। उसे ब्यूटी पसंद थी लेकिन उसने कभी हदें पार नहीं करी। उसे मेकअप पसंद था लेकिन उसने कभी ब्राइट और बोल्ड कलर यूज नहीं करे। वो नाइट में भी अकेले बाहर नहीं निकलती थी। वो हमेशा से डैड और अपने हस्बैंड को ही ड्राइव करने के लिए बोलती थी। और उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था उस वक्त उसने कमरे की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। यहाँ तक कि वो समर में भी अपने आप को कोट से कवर करती थी। और उसने जब पुलिस को कॉल करा था तब उसने अपने लिए कोट मंगवाया था ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। वो पुलिस में रिपोर्ट करवाना चाहती थी लेकिन मेरी मॉम ने उसे रोका था क्योंकि एक लॉयर होने के नाते मुझे पता था कि इसका आउटकम क्या होगा। लेकिन फिर भी सिपाही ने पुलिस में रिपोर्ट करा क्योंकि उसे पैसे नहीं जस्टिस चाहिए था। इस तरीके के केस को रिपोर्ट करवाने में एक वुमेन को बहुत हिम्मत चाहिए होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस को उसकी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए क्योंकि सिपाही सिर्फ जस्टिस डिजर्व करती है। ये सब सुनने के बाद जज डिबेट को खत्म कर देती है और कहती है कि कोर्ट डिसीजन के बाद ही फैसले पर पहुंचेगा। ये बोलकर हियरिंग खत्म हो जाती है। जैंग अब शिन्नान से पूछता है कि ये केस खत्म हो जाने के बाद तुम्हारे कोई प्लान्स है क्या? तो शिन्नान कहता है कि आप क्यों पूछ रहे हो? जैंग कहता है कि क्योंकि एक रीबर्थ की तरह होगा। और क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम वो चीजें करना चाहते हो जिसे तुम चाहते थे लेकिन कभी कर नहीं पाए? शिन्नान बताता है कि मैंने दूसरी सिटी में शिफ्ट होने का सोचा है लेकिन वो सब शिवाई पर डिपेंड होगा। जैंग पूछता है कि अगर उसके अलावा तुम्हारी किसी और से शादी होती तो क्या ये तुम एक्सेप्ट करते? हमने ऐसे बहुत से सिमिलर केसेस हैंडल करे हैं जिसमें वो जीत तो जाते हैं लेकिन एंड में उनकी शादी टूट जाती है। शिन्नान कहता है कि ऐसा हमारे बीच कभी नहीं होगा। जैंग पूछता है कि तुम दोनों मैच मेकिंग के जरिए मिले थे ना, और तुम्हारी शादी को अभी 1 साल या उससे भी कम हुआ है। तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। क्या तुम सिवाय को पहले से जानते थे? तो शिन्नान मना कर देता है और कहता है कि मैं पहले उसे नहीं जानता था। जैंग बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम दोनों सेम स्कूल से हो। फिर नियान बाहर आता है। शिन्नान उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है? तो नियान बताता है कि जाओशू ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया है। उसने सभी से कहा कि उसने सिबाई को कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं दिए थे। फिर कोर्ट का फैसला आ जाता है। जज सभी के सामने अनाउंसमेंट करती है कि हमें जो फान के खिलाफ सबूत मिले हैं वो सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए कोर्ट फान की निर्दोषी साबित करती है और वो जेल से रिहा हो जाता है। कोर्ट का ये फैसला सुनकर सभी को शौक लगता है और शिन्नान ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता। शिबाई तो बेहोश हो जाती है और फान काफी ज्यादा खुश था। आगे फान और शोई मीडिया वालों के साथ होते हैं। शोई कहती है कि वेन देखो डैड बाहर आ गए। वो एक अच्छे पर्सन है। उन्हें फंसाया गया था और वो बहुत ही जल्दी घर पर तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं।
फान बोलता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं करा और मुझे निर्दोष साबित करने के लिए मैं कोर्ट को थैंक्स कहना चाहता हूँ। वो अपनी वाइफ को भी थैंक्स कहता है क्योंकि वो हमेशा से उसकी साइड थी और उसका साथ दिया। वो अनाउंस करता है कि मुझे होप है कि मेरा ये केस सभी के लिए एक मिसाल कायम करेगा और मैं अपने काम पर अब से डीपली एक्शन लूंगा। फान की ये सारी बातें सुनकर सिपाही की मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने के लिए चली जाती है। फान और सिपाही की फैमिली वालों के बीच में झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सिपाही अकेले खड़े होकर ये सब देख रही थी। फान अब शिन्नान को जैसे ही मारता है तो सिपाही भागकर उसके पास आ जाती है, उसे मारती है और उसके हाथ पर काट लेती है। फान सिपाही को धक्का देता है। उसी वक्त जैंग वहां पर आ जाता है और सिचुएशन कंट्रोल करता है। शिन्नान ने सिपाही को पकड़ा होता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर रो रही थी और फान और शुई कोई देख रही होती है। आगे लिन अपने ऑफिस में रो रही थी तो जैंग उसे चुप करवाता है और कहता है कि अपसेट मत हो, तुम एक पुलिस वुमेन हो और इस केस में इमोशनली इन्वॉल्व मत हो। लिन बोलती है मैं जानती हूँ कि मैं एक कॉप हूँ, लेकिन मैं ह्यूमन भी हूँ। मैं समझती हूँ कि कोर्ट के पास ये फैसला सुनाने के लिए कोई रीजन तो होगा। अब जैंग लिन को बताता है कि कोर्ट से निकलने से पहले मैं जज गाओ से मिला था। मैंने उनसे पूछा कि फान निर्दोष कैसे साबित हुआ, तो वो कहती है कि मुझे पता है कि ये सिपाही के लिए मुश्किल है और ये फैसला लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। जज होने के नाते हम अपना फैसला सिर्फ सबूत के आधार पर ही दे सकते हैं। हम लोगों को जस्टिस देने के लिए अपना बेस्ट देते हैं। अब गाओ जैंग को समझाने की कोशिश करती है कि कोई भी केस को जीतने के लिए हमें सबूत चाहिए होते हैं ताकि सच बाहर आ सके। ये सुनने के बाद लिन जैंग से बोलती है कि जज होना बहुत ही डिफिकल्ट है। जैंग बोलता है कि अगर तुम सच में केयर करती हो तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन जारी रखो क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे सिपाही की फैमिली बहुत ज्यादा सैड होती है। सिपाही अकेले एक कोने में बैठी हुई थी। इधर फान अपने घर आकर वेन वेन से मिलता है। वो भी अपने डैड को देखकर काफी खुश होती है। वो फान से बोलती है कि लोग बोल रहे थे कि आपने गलत काम करा है। फान बोलता है कि ऐसा किसने कहा है, मैं उन्हें थप्पड़ मारूंगा, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। इसके बाद वेन वेन सोने के लिए चली जाती है। अब फान शोई को डार्लिंग कहकर बुलाता है तो वो कहती है कि मुझे टच मत करो और उसे थप्पड़ मार देती है। वो उससे बोलती है कि तुमने मेरी डॉटर की ट्रॉफी के अंदर बहुत ही बेकार चीजें रखी हुई थी और क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर मेरी वजह से खड़े हो, अगर मैं नहीं होती तो तुम आज भी जेल में पड़े होते। फान ये सुनकर खुद को मारने लग जाता है और कहता है कि सॉरी, सब मेरी ही गलती है। वो उसके पैर पड़कर कहता है कि थैंक यू मेरे लिए फेवर करने के लिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें और वैन वैन को फ्यूचर में बहुत ही अच्छे से रखूंगा। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है, इसीलिए गुस्सा मत करो। शुई बोलती है कि मैंने तुम्हें इसीलिए बाहर निकाला ताकि तुम एक अच्छे डैड बन सको। फान फिर शुई से उस पेन ड्राइव के बारे में पूछता है तो वो बोलती है कि तुम्हें उसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा। अगले सीन में जाओशी अपना इंटरव्यू दे रही थी। वो बताती है कि उस रात हम दोनों ने ड्रिंक करी थी और साथ ही घर गए थे। मेरा घर पहले ही आ गया था तो मैंने शिबाई से कहा था कि जब वो घर पहुंच जाए तो मुझे मैसेज कर देना। वो लेडी जाओशी से पूछती है कि क्या तुम जब कार से उतरी थी तो शिबाई नशे में थी। वो बताती है कि कार में जाते वक्त मैंने और शिबाई ने बहुत सारी बातें करी थी। लेडी पूछती है कि घर पहुंचने के बाद आपको शिबाई का मैसेज आया था। वो कहती है कि सोने से पहले मैंने कंफर्म करा था कि शिबाई सेफ है। लेडी उससे पूछती है कि क्या आपको पता था कि शिबाई ने लोन ले रखा है। तो जाओशी ये भी बताती है कि केस के चलते हमने हमारा हाउस भी सोल्ड कर दिया था और आज के बाद से मेरा उस फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। जहाँ पर उसकी ये वीडियो नियान लाइव देख रहा था। फिर वो बिना बताए घर से चला जाता है। सिवाई भी शिन्नान के साथ घर जा रही थी। वो उससे पूछती है कि जाओशी ने क्या स्टेटमेंट दिया तो शिन्नान उसे वो सारी बातें बता देता है जो कुछ भी उसने कही थी। इधर न्यान एक जगह पर अकेला बैठा हुआ था। उसे पास्ट का सीन याद आने लग जाता है। न्यान जब जाओशी से मिलने के लिए गया था तो बारिश होने लगी थी। जाओशी उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आती है। न्यान उससे बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मुझे पता है कि तुम मेरे जैसा फील नहीं करती हो, लेकिन स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहने से ही खुश हूँ। तब जाओशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए। इसी तरीके से न्यान और उसकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। प्रेजेंट में जहाँ पर न्यान बैठा हुआ था वहाँ पर जाओशी आ जाती है। न्यान उससे पूछता है कि तुमने कोर्ट में झूठ क्यों बोला। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम मेरी बातें रिकॉर्ड कर रहे हो। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। साउशी बोलती है कि हम घर चलकर इस बारे में बात कर सकते हैं। दोनों अब घर आ जाते हैं जहाँ पर वो न्यान को फोन साइड में रखने और पॉकेट चेक कराने को कहती है। न्यान मान जाता है। साउशी के पास अब डैड का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि शिन्नान और सिबाई तुमसे मिलने के लिए आए हैं। न्यान साउशी से पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला। तो वो कहती है कि मैंने सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव वाली बात झूठ कही थी,
लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी बोला वो सब कुछ सच था। शन्नान और सिपाही भी वहाँ पर आ जाते हैं। साओशी उन्हें देखकर बोलती है कि मैंने झूठ नहीं कहा। वो कहती है कि उस रात जब जैंग ने मुझे ड्रिंक करने के लिए कहा था और फान ने मेरी हालत देख ली थी, इसीलिए उसने मुझे रोका था। इसीलिए मैंने उस रात फान पर ट्रस्ट करा था। मैंने सोचा कि वो एक अच्छा पर्सन है। वो सिपाही से कहती है कि वॉमिट करने के बाद तुम भी नॉर्मल हो गई थी और अच्छे से बात कर रही थी। फिर जब मैं घर आ गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए 1 घंटे का अलार्म लगाकर सो गई। जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने तुम्हारा मैसेज देख लिया और मुझे कोई चिंता की बात नहीं लगी। जाओशी अपना फ़ोन भी दिखाती है जिसमें सिपाही का मैसेज आया हुआ था। शिन्नान और न्यान सिपाही का फ़ोन देखते हैं और कहते हैं कि ये ज़रूर फान ने ही करा होगा। न्यान बोलता है कि फान सिपाही को घर पर लेकर गया था। वहां जाकर उसने फ़ोन और मैसेज करके रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। जाओशी कहती है कि पहले मैं सिपाही की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन मैंने वो सब कुछ करा जो कि तुमने मुझसे कहा, इसीलिए मैंने ये मैसेज पुलिस को नहीं बताया था। ज्ञान कहता है कि तो फिर तुमने अपना स्टेटमेंट चेंज क्यों कर दिया? तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने सुबह को पिल्स नहीं दिए थे? तुम झूठ बोल रही हो। साउशी बताती है कि उस दिन के बाद से मुझे बुरे सपने आना शुरू हो गए थे। वो अपने आप को ही कोसने लगी थी और कहती है कि मैंने उस रात अपने घर वालों को कॉल करके पिकअप करने के लिए क्यों नहीं कहा? मैं इतनी कम सैलरी में जॉब क्यों कर रही थी? और मैंने उस रात सिपाही को अकेले क्यों छोड़ दिया? आखिर मैं इतनी बुरी क्यों हूँ? सरशु कहती है कि मुझ में अच्छा बनने की हिम्मत नहीं है। इस वर्ल्ड में अच्छा होना बहुत ही मुश्किल है और मैं ये नहीं कर सकती। वो बोलती है कि मैं एडमिट करती हूँ कि मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ, लेकिन इससे मेरी लाइफ बेटर है और मैंने भी दूसरे लोगों की तरह इसे फॉलो करा है। लोग वैसे भी मुझे गोल्ड डिगर समझते हैं, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के सामने घर खरीदने की डिमांड करी थी। और जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि सिपाही को मैंने ही वो पिल्स दिए थे, तो वो मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं सोच भी नहीं सकती। इस सब के लिए वो सॉरी कहती है। सिपाही नियान और शिन्नान को यहाँ से चले जाने के लिए भी बोलती है। जाते वक्त सिपाही उससे बोलती है कि तुम बुरी नहीं हो और कभी भी बुरी इंसान मत बनना। मैं सिर्फ अपने जस्टिस के बारे में ही सोच रही थी। मैंने तुम्हारी सिचुएशन को नजरअंदाज कर दिया था। सिपाही फिर उसे गुड बाय कहकर जाने लगती है। तब जाओशी उसे रोककर कहती है कि इस मामले को आगे बढ़ाना बंद करो। मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगी। तुम दूसरी सिटी जाकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो। और सिपाही से माफी मांगती है। सिपाही बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा ऐसा इंटेंशन नहीं था, इसीलिए अच्छे से अपनी लाइफ जीना और अपना ध्यान रखो। सोशा उसके सामने नील डाउन होकर उसे माफी मांगने लग जाती है, तो सिपाही भी रोने लगती है और वहां से चली जाती है। शिन्नान और सिपाही अब जब वहां से जा रहे थे तो नियान उसे कहता है कि हम क्यों जा रहे हैं? जाओशी ने झूठ बोला है, ये केस इस तरीके से खत्म नहीं हो सकता। सिपाही बोलती है कि फान ने मुझे नुकसान पहुंचाया था। फिर वो नियान से सॉरी कहती है क्योंकि उसकी वजह से नियान की लाइफ भी खराब हो गई। वो बोलती है कि इसे यही खत्म करते हैं, सभी लोगों ने बहुत सफर कर रहे हैं। नियान बोलता है कि सेकेंड हियरिंग होना अभी बाकी है। सिपाही बोलती है कि मेरे अंदर अब एनर्जी नहीं बची है, अब मुझसे नहीं होगा। कार में जाते वक्त शिन्नान उससे पूछता है कि क्या सच में तुम सेकेंड अपील नहीं करोगी? तो सिपाही मना कर देती है। वो बोलती है कि मुझे पता है मैं अकेली नहीं हूँ, लाइफ कंटिन्यू रहेगी और हमें आगे बढ़ना होगा। शिन्नान उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में शिन्नान सिपाही के लिए सूप बनाकर ले जाता है। सिपाही काफी दिनों से बीमार थी और सिर्फ बेड पर सो रही थी। वो उसे सिटी हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए बोलता है, तो सिपाही कहती है कि मैं सिर्फ थक गई हूँ, मुझे सोना है। शिन्नान को जिनका कॉल आता है वो उसे कहता है कि एक कस्टमर चाहता है कि तुम ही आकर उसकी कार रिपेयर करो। शिन्नान अपनी शॉप पर जाता है। वो उस कस्टमर की कार रिपेयर कर रहा था। वो कस्टमर उसकी पिक लेने लग जाता है। ये सब जुन देख लेता है और उसका फोन ले लेता है। शिन्नान उसके फोन में से अपनी फोटो डिलीट कर देता है। वो कस्टमर कहता है कि मेरे सोशल मीडिया पर बहुत से फॉलोअर्स हैं, मुझे पता है कि शिन्नान मुसीबत में है, इसलिए मैं उसकी हेल्प करने का सोच रहा था। उस कस्टमर के जानने के बाद शिन्नान के पास मॉम का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।